क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है? एक मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, एक मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर हैज ए rectangular coil of dimension 0.02 मीटर इंटू 0.05 मीटर है। मतलब एक मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर है जिसका एक रेक्टेंगुलर कॉयल है, उसके बीच में मूविंग कॉयल का उसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ 200 टर्न्स, और जो वो रेक्टेंगुलर कॉयल है वो कॉयल कितना टर्न्स कंसिस्ट कर रहा है? 200। द कॉयल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, और जो कॉयल है वो प्लेस कहाँ पर किया जा रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और जिसका मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका 0.5 टेस्ला वैल्यू भी दिया हुआ है। द रिस्टोरिंग टॉर्क पर एंगुलर ट्विस्ट इज 0.10⁻⁻6 है। ये आपको दिया हुआ है रिस्टोरिंग टॉर्क इतना nm पर डिग्री। व्हाट इज द मिनिमम करंट मेजर बाय इट इफ द कॉयल टर्न्स थ्रू 45 डिग्री। बोल रहा है कि आपको मिनिमम करंट मेजर निकालना है, मतलब मिनिमम करंट का वैल्यू निकालना है बाय इट इफ द कॉयल टर्न्स, और कॉयल टर्न्स को कितना डिग्री पे झुका दिया जाए? 45 डिग्री पे। तो आपको बताना है। तो इसमें सॉल्यूशन करते वक्त हम लोग देख लेते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है ये पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यानी तो डायग्राम देखोगे तो देख सकते हो कि एक गैल्वेनोमीटर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉयल हम लोग प्लेस किए हुए हैं। ये क्या हमारा? ये हमारा कॉयल है, रेक्टेंगुलर कॉयल। तो इस पे क्या लग रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो ये कॉयल है। तो गिवन दिया हुआ आपको डाटा क्या क्या? कि एक रेक्टेंगुलर कॉयल है जिसका डायमेंशन, रेक्टेंगुलर कॉयल का डायमेंशन दिया हुआ है जिसको आप बोल सकते हो एरिया, ठीक है। डायमेंशन शॉर्ट में बोले तो एरिया दिया हुआ है कितना? 0.02 इंटू 0.05 मीटर। अच्छा, अभी डायमेंशन दिया हुआ है, एरिया नहीं मानना है, ठीक है। डायमेंशन दे दिया है, और आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको दिया हुआ है 200 टर्न्स, और जो यूनिफॉर्म रेडियल फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड जिसे आप b से रिप्रेजेंट करते हो वो आपको दिया हुआ है 0.5 टेस्ला, ठीक है। द रिस्टोरिंग टॉर्क भी दिया हुआ आपको जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या से? टी सी से। वो आपको दिया हुआ है कितना? 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर, ये दिया हुआ है पर डिग्री। व्हाट इज द मिनिमम करंट? आपसे पूछ रहा है करंट का वैल्यू एम्पियर में, ठीक है। इतना गिवन रहता है। तो एक बात यहाँ से देखो कि जब हम
यहाँ पर कोई ये मैग्नेट रखे, उसके बीच में एक कॉइल रखे, तो आप देखते हैं कि ये क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लगने के कारण इस कॉइल पे क्या होगा, क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा, जिसके कारण ये कॉइल क्या करेगा, मूव करने लगेगा। तो बस इतना ही इसका थ्योरी है। तो मूव करने लगेगा तो हमारा क्या होगा, जिसे लिख सकते हैं अप्लाइड टॉर्क, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, अप्लाइड टॉर्क, जिसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हो। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, BINA। और ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, ये आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, इसका फॉर्मूला होता है K थीटा। तो हमारा ये बन जाता है कि क्वेश्चन में कि जितना अप्लाइड टॉर्क हो करेंगे उतना ही तो कॉइल हमारा क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। तो अप्लाइड टॉर्क जितना लगेगा कॉइल पे मैग्नेट के द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जितना कॉइल जनरेट होगा कॉइल पे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही कॉइल क्या करेगा, उस टॉर्क को क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। तो अप्लाइड टॉर्क बराबर रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया। तो फॉर्मूला दोनों का रखते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, TD बराबर TC होगा। और TD बराबर कितना जानते हैं, BINA इक्वल टू K थीटा। ये आप लोग भी फॉर्मूला जानते होंगे इसलिए। और हमको निकालना है यहाँ से I का मान, तो K थीटा बाय BNA। तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है थीटा का मान और के का मान दिया हुआ है 10⁻⁻⁶, थीटा 45 डिग्री। तो अब क्या है, डिवाइडेड बाय बी कितना दिया हुआ आपको, मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ था 0.5 गुना नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया था 200 गुना एरिया कितना दिया हुआ था, डायमेंशन वो आपको दिया हुआ था 0.02 गुना में 0.05 ये दिया हुआ था। तो इसका डेसिमल उड़ाते हैं, इसका डेसिमल उड़ाए तो ऊपर 10, इसका डेसिमल उड़ाए तो ऊपर 100, इसका डेसिमल उड़ाए तो ऊपर 100। तो I बराबर क्या हो गया, इस 100 से ये 100 कट गया, फिर और कुछ कटेगा, फिर ये 5 और 5 10 से ये 10 खत्म, फिर ये 5 और ये 5 10 से एक 10 खत्म। तो बचा कितना 45 गुना 10⁻⁻5 ये बचा। तो I बराबर, अब देखो 45, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते 10 से -4 अब बाय एक 10 नीचे ले लेते हैं। तो I बराबर कितना 4.5 गुना 10⁻⁻5
4। ये आपका ऑप्शन से मैच करवाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। तो आपका देखिए निकल गया आई का मान कि जितना मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल प्लेस करने से उस पर जितना टॉर्क जनरेट होता है उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क उसमें कॉइल में रिस्टोर भी करता है। बस ये इतना सा कंसेप्ट रखकर सब मान वैल्यू तो दिया हुआ था, बस वो वैल्यू हमने पुट कर दिया, बस आपका आई का मान निकल गया। तो समझ में आया होगा आपको ये वाला सवाल का जवाब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए 98 पर। तो 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़कर समझते हैं। विच ऑफ द ग्राफ इन फिगर 7.54 शो द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आपको फिगर 7.54 में शो किया जा रहा है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी का वेरिएशन शो किया जा रहा है विथ आर फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए स्टेडी करंट आई। मतलब आपको जो है ये इस ग्राफ में देख सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जैसे बी है उसका वेरिएशन शो किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट आर, मतलब रेडियस के साथ। कहाँ पर? फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग स्टेडी करंट, जो कि ये उत्पन्न हो रहा है कैसे, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर में जब एक करंट फ्लो हो जा रहा है तब आपको वेरिएशन दिया हुआ है बी और आर का ग्राफ के फॉर्म में। तो इसमें बताना है कि करंट का इसमें क्या रोल रहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कौन सा सही है, मैग्नेटिक फील्ड आर के साथ कैसा रिलेशन में रहता है ग्राफ में। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं बाय एम पियर्स सर्किटल लॉ। बाय एम्पियर सर्किटल लॉ अगर लगाते हैं तो उसमें बोलता है, ये क्या कहता है बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, इसमें कोई करंट मान लीजिए कि आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इस वायर में किसी एक बिंदु से कुछ दूरी पे आर दूरी पे मान लीजिए क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से वायर से क्या बनता है, एक आप देखोगे तो क्या होता है कि एक सर्कल का निर्माण होता है। तो यही बोलता है कि किसी भी जो, मतलब ये एम्पियर सर्किटल लॉ ये बताता है कि कोई आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी करंट किया हुआ है आई, और उसके थ्रू जो आर डिस्टेंस पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है सर्कुलर रीजन में, उसका वैल्यू निकालते हैं, यही ना। तो देखिए तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, इंटीग्रेशन बी डी एल, मतलब लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू न्यू नॉट आई, ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं। तो बी अगर इंटीग्रल से बाहर कर दे तो डी एल इक्वल टू न्यू नॉट आई, ये डी एल को अगर इंटीग्रेशन करे तो बी इक्वल टू क्या होगा, ये सर्कल, ये वाला जो सर्कल देख रहे हैं आप, ये वाला रेडियस पूरा, तो क्या आ गया एरिया 2 पाई आर आ जाएगा, लेंथ पूरा लेंथ न्यू नॉट आई, तो बी हमारा क्या हो जाएगा न्यू नॉट आई बटे में 2 पाई आर होगा। तो बी का ये मान निकला। तो यहाँ से अब देखने लायक क्या है कि बी जो है आर के साथ हमको चाहिए, तो बी जो है इन्वर्सली रिलेशन है किसके साथ, आर के साथ। कैसे है इन्वर्सली रिलेशन है,
आर के साथ। तो जब इन्वर्स रिलेशन है तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा आर जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा बी कैसे क्या होगा उसी तरह से घटेगा, लेकिन क्या है इन्वर्सली है रिलेशन दोनों के साथ, तो कैसे घटेगा एक्सपोनेंशियली घटेगा। तो इसके लिए जो मेन ग्राफ है आपको एक्सपोनेंशियली थोड़ा घटते दिखेगा जैसे जैसे आर बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पर आर बढ़ रहा है तो बी भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है यहाँ से, तो ये ग्राफ तो नहीं होगा। फिर यहाँ आर बढ़ रहा है तो ये बी तो घट रहा है लेकिन एक्सपोनेंशियली नहीं घट रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन थर्ड वाला होगा, क्योंकि इसमें देखो बी का आर के साथ कैसा रिलेशन है इन्वर्स रिलेशन है। तो बी बढ़ेगा तो नहीं आर बढ़ेगा तो बी तो घटेगा, लेकिन कैसे घटेगा ग्राफ एक्सपोनेंट वाला। ठीक है ये राइट आंसर है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया थर्ड 98 सवाल का जो आंसर है 98 का वो थर्ड ऑप्शन राइट है। समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 99 पर। तो 99 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये आपका एक MCQ टाइप का है तो इसको सिर्फ रिमेंबर की तरह याद रखेंगे। ठीक है इसको याद ही रखा जाएगा। तो एक मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज विल प्रोड्यूस, बोल रहा है एक मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 2। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आज का फिर अभी क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए हैं 100 पर। तो 100 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोलता है ए करंट कैरिंग कॉइल इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बोला जा रहा है कि एक करंट कॉइल है उसको रखा गया कहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं। ठीक है द कॉइल विल ओरिएंटेड सो डैट इट प्लेन बिकम्स। तो बताना है कि प्लेन का जो कॉइल जिस तरह से ओरिएंट कर रहा है तो इससे सो डैट इट्स प्लेन बिकम, तो उसका प्लेन किस तरह से रहेगा, मतलब प्लेन का आपको दिशा बताना है या पोजीशन बताना है ये बोल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या है हमारा कि पहले तो कंसेप्ट सीख लो। कंसेप्ट क्या है ऐसे सवाल बनाने के लिए कि कोई भी कॉइल विल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी कॉइल हो जब उसमें क्या होता है करंट फ्लो होता है तो वो कोशिश करता है कि अपना पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम रखा जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या लिख सकते हैं U बराबर -mb cos थीटा। ये कोई भी कॉइल में जब करंट फ्लो होता है तो जितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर वेयर आपका m क्या है, यहाँ पर m आपका है मैग्नेटिक मोमेंट है और b क्या है, b तो सब जानते हैं मैग्नेटिक क्या है फील्ड है। ठीक है तो इसको हम बनाने के लिए एक फिगर, तो u जो है तो देखो ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी है u, तो u कब मिनिमाइज होगा जब थीटा पे डिपेंड करेगा। और थीटा किसके है कॉस थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है, तो यहाँ पर थीटा जो है लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन m एंड b के बीच का एंगल है। तो अगर थीटा हमारा क्या हो, थीटा अगर हमारा कॉस में है तो कॉस में है तो थीटा का मान अगर इफ थीटा का मान कितना हो जाए 0 डिग्री हो जाए। ठीक है तो अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए तो क्या हो सकता है तब ये पोटेंशियल एनर्जी जो था किसी भी कॉइल का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो सबसे ज़्यादा कम होगा, यही हो सकता है।
तो थीटा का मान 0 होने के लिए देखते हैं, फिगर बनाते हैं। ये देखिए आपका एक कॉइल बना दिया मैंने, उसमें क्या किया, करंट फ्लो करवा दिया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इस कॉइल को प्लेस कर दिए कहाँ पर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो आप देखते हो ये क्या है, बी लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये सारा क्या है, बी है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, अब कॉइल ये है। तो आप क्या देख रहे हो कि जब कोई करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो वहाँ पर एक क्या प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है क्या, मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल जो यहाँ पर फिर क्या प्रोड्यूस होगा आपका, प्रोड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एम से, या मैग्नेटिक मोमेंट जिसको बोलते हैं एम से। तो वो भी किस तरफ लगेगा, वो भी आपका इसी डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम इस दोनों का एंगल कितना रखना चाहते हैं, 0 मिनिमम के लिए। तो एम क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम जो है पैरेलल टू बी आ रहा है एम पैरेलल टू बी। तो यहाँ पर जो प्लेन का एरिया होगा, ठीक है, वो भी किस तरह लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, प्लेन का एरिया भी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जिस कारण से जो हमारा प्लेन का पूछ रहा है कि प्लेन किस तरह से होगा, तो किस तरह से होगा, परपेंडिकुलर टू द फील्ड होगा। फील्ड के किसके होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखिए इसका जो सवाल है बीके मेहता बुक में, वो ऑप्शन 1 है, लेकिन ऑप्शन 1 नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट जनरेट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो दोनों का बीच में रिलेशन कैसा है, पैरेलल का होगा। तब कॉस थीटा क्या होगा, 0 होगा, मतलब एंगल जितना से कम रख सकते हैं। तो 0 होगा कब, जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। जब ये पैरेलल होगा तो जो हम प्लेन का एरिया देखना चाहते हैं, मतलब प्लेन मतलब जो ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आप देख सकते हो किस तरफ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये प्लेन है, कॉइल इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। तो यही आप ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो ये होगा बी के कैसा होगा, परपेंडिकुलर लगेगा प्लेन। चलिए दोस्तों, समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।